हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 8 का पांचवा चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है मानव संसाधन। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे लाइन बाय लाइन, वो क्या है? मानव संसाधन। आइए देखते हैं। कहते हैं कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। मतलब उस देश में निवास करने वाले लोग ही क्या है? एक देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वहाँ के लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ के लोग क्या है? अपना योग्यता से, अपना मतलब आवश्यकताओं के लिए और योग्यता से क्या करते हैं? किसी चीज़ को संसाधन में बदल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? वो लोग ही वहाँ क्या है? मेन संसाधन है। आइए, कहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का करते हैं, विकास करते हैं। जैसे मुझे जो चीज़ की जरूरत है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? वो संसाधन में हम लोग परिवर्तित कर दिए। जैसे मुझे बुक की जरूरत है, तो बुक कैसे हुआ? बुक ने लोगों ने सोचा इसके बारे में, इसको क्या किया? इसको डेवलप किया, विकास किया। लकड़ी के काट के क्या किया? धीरे धीरे किसी न किसी तरह से इसको विकास के रूप ले गया और क्या किया? आज लकड़ी से कागज बना दिया और मेरे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। इसमें क्या किया? मस्तिष्क का प्रयोग किया, अपना दिमाग, शिक्षा, स्किल का डेवलपमेंट किया इसमें। तो ये क्या हो गया? लोग ही अंतिम संसाधन होते हैं। बस आइए, अन्य संसाधनों के भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। मतलब अन्य संसाधनों के भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। मतलब हर एक जैसा नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, वायु, लिंग में एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हर एक चीज़ की तरह मानव भी क्या है? वो सब जगह समान नहीं है। किसी का शैक्षिक स्तर अच्छा है, किसी का कमजोर है, किसी का मानसिक स्तर अच्छा है, किसी का कमजोर है। ठीक है, किसी का वायु को लेकर, लिंग के लेकर क्या है? ये सब बदलते रहते हैं, भिन्न है। आइए ऊपर देखते हैं। मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, ये बोल रही है। मेरे गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? बता सकते हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होता है? अब बताइए, एकाएं दाएं सैकड़ा करके। कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में किया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या कहा था कि 1 करोड़ भारतीयों को, युवाओं को 2016 से लेकर के 2020 तक प्रशिक्षित करना है। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य संभव और मौजूदा रोजगार अर्जक गुणवत्ता में प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इससे कहने का मतलब क्या है कि एक आया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ कब किया गया? 2015 में। इसमें सीधा सीधा यही है कि भाई जितना हो सके युवाओं का करना, स्किल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, जिससे क्या हो? उसको रोजगार मिल सके। ये मोदी जी का प्लान था। आइए आगे बात करते हैं। जनसंख्या का वितरण देखते हैं। कहते हैं पृष्ठ पर जिस प्रकार, कहते हैं भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। मतलब भूपृष्ठ पर मतलब धरती पर जितना भी लोग फैले हुए हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सब क्या है? भूपृष्ठ पर जितने भी लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरक प्रतिरूप कहते हैं। कहते विश्व के जनसंख्या 90% अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% पर रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 90% जो है ना, वो लोग मातृभूमि के 30% भाग पर ही निवास करते हैं। बाकी सब क्या है? खाली है, या बर्फ से ढका हुआ है, या विरल जनसंख्या है वहाँ पर। विश्व में जनसंख्या वितरण
अत्यंत असमान है, मतलब कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बिल्कुल नहीं है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ क्षेत्र क्या है, बहुत विरल है। आइए, कहता है कि और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे हुए हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र क्या है, बहुत कम लोग रहते हैं। समझिए चीज को, जहाँ मतलब गर्मी ज़्यादा है, उच्च पर्वत है, विषुवतीय वन जहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ क्या लोग ऑटोमेटिक क्या होंगे, कम होंगे। आइए, कहते विश्ववृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विश्ववृत्त के उत्तर में बहुत लोग रहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये मौलिक अर्थ है, तो ये ऊपर में क्या है, लोग ज़्यादा हैं, नीचे में क्या है, लोग कम हैं। ऐसा है कि इधर महाद्वीप भी ज़्यादा है, इधर महाद्वीप क्या है, थोड़ा कम है। डेवलपमेंट भी ज़्यादा इधर हुआ है, इधर डेवलपमेंट क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ है। विश्व कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। 3/4 सिर्फ दो महाद्वीपों में। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। देखिए, कहता है विश्व 60% ऐसे मतलब लोग जो है ना, वो सिर्फ 10 देश में है। और ये तो सभी देशों को हम अभी जस्ट नीचे नाम ही बताएंगे। इन सभी 10 देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। आइए, पर यहाँ देखते हैं थोड़ा सा महाद्वीप के बारे में। ये देखिए, ये है आपका एशिया में रहने वाले लोग, पीला वाला। देखिए एशिया में कितना लोग हैं, काउंट कीजिए, और जितना है ना उतना परसेंट हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए बताया गया इसमें। यूरोप में कितना लोग रहते हैं, इससे काउंट देख लीजिए। अफ्रीका में कितना रहते हैं, ये देख लीजिए। और मध्य और दक्षिण अमेरिका में कितना रहते हैं, इस कलर को पहचान लीजिए। और उत्तर अमेरिका में कितना रहते हैं, इस कलर से पहचान लीजिए। और अन्य में इसको देख लीजिए, जैसे ओशनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, प्रशांत द्वीप समूह, बहुत से द्वीप समूह हैं, उसमें ये लोग को देख लीजिए। तो इस तरह से क्या है, आपका दिया हुआ जनसंख्या प्रतिशत है। आइए, अब यहाँ देखते हैं कि वो 10 देश कौन से हैं। देखिए, सबसे क्या है, चीन है, भारत है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, रूस है और जापान है। ये सब घनी आबादी वाले देश हैं। आइए, अब देखते हैं घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है। कहता है जनसंख्या घनत्व, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। कहता है कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कहने मतलब कि 1 किलोमीटर एरिया में जितना भी लोग रहेंगे ना, वो क्या है, जनसंख्या घनत्व है। समान रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व की औसत जनसंख्या 51 व्यक्ति प्रति किलो वर्ग मीटर है। याद रखिएगा, मान लीजिए क्या है, 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया है, यह है, ठीक है। इसमें जितना भी लोग रहेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, उसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। तो पूरे विश्व में कितना लोग 1 किलोमीटर रहते हैं, 51 लोग रहते हैं। हमारे भारत में कितना रहता है, 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे विश्व में कितना है, 51 है। हमारी जनसंख्या देखिए कितना अंतर है पूरे विश्व से। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो देश हैं वो दक्षिण मध्य एशिया में होते हैं, जो खुद अपना ही देश, और इधर इंडोनेशिया वगैरह हो गया। इसके बाद क्या है, पूर्वी एशिया हो गया, उसके दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया। मतलब एशिया खास करके ज़्यादा जनसंख्या है। और ऊपर देख भी लिए थे, ये दो लोग क्या बोल रहे हैं, इसको देख लेते हैं। इसे कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या है, कहते हैं जब कक्षा पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तो हमारी कक्षा बहुत भारी भी दिखाई देगी। मतलब भर का होता है, भारी भी रहता है। मान लीजिए 30 स्टूडेंट एक कक्षा में बैठे हैं तो भरा भरा दिखेगा ही। तो उसको क्या करता है, उसको एक बड़ा हॉल में अगर बैठा दें तो क्या हो जाएगा, वहाँ जनसंख्या मान लीजिए यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, क्या हो, विरल हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, भौगोलिक कारक, मतलब भूमि के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थलाकृति,
कि वहाँ का स्थलाकृति कैसा है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये देखें। कहते लोग शायद पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ वैसा सुविधा है मैदानी भागों में, क्योंकि यह क्षेत्र खेती के लिए, विनिर्माण, सेवा, प्रक्रियाओं के लिए क्या है, उपयुक्त है। इसलिए लोग क्या है, गंगा का जितना भी मैदान है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, चाहे ये सिंधु, जितनी मैदान है, इसमें क्या जनसंख्या ज़्यादा है। इसीलिए क्या है, उत्तरी भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, दक्षिणी भारत की जनसंख्या क्या है, कम है, क्योंकि पठारी क्षेत्र है दक्षिणी भारत। गंगा का मैदान सबसे अधिक घने बसे हुए हैं, जबकि एंडीज, अल्पस और हिमालय जैसे पर्वत क्या है, विरल बसे हुए हैं, कम जनसंख्या है। अब आते हैं जलवायु। दूसरा कारक क्या है, जलवायु। जलवायु कैसा है, लोग समान रूप से चरम जलवायु, अत्यधिक गर्म अथवा अधिक ठंडे जैसे आराम स्थलों में रूस के ध्रुवीय प्रदेश और कनाडा और अंटार्कटिका में रहना से बचते हैं। कहने का मतलब सीधे ही है कि जलवायु भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, न ज़्यादा गर्म होना चाहिए, न ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, न पर्वतीय होना चाहिए, ठीक है। और सहारा मरुस्थल में भेज दीजिए, आदमी कैसे रहेगा वहाँ, ठीक है। तो क्या कर देगा, इसका जलवायु अच्छा होना चाहिए जो मनुष्य के लिए होता है। मृदा, मृदा पर क्या होना चाहिए, उपजाऊ मृदा होना चाहिए। अब मान ली बंजर मृदा में क्या खेती नहीं कर पाएगा, तो आदमी कैसे बसेगा वहाँ, तो वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ से क्या करेंगे, पलायन कर जाएंगे लोग। तो कहते हैं मृदा क्या होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, जो कृषि के लिए क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। भारत के जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो मैदान है वो क्या है, उपजाऊ मृदा है। फिर चीन में होंगही है, चोंगचियांग है, मिस्र में नील नदी है, ये सब क्या उपजाऊ मैदान है और यहाँ घने बसे हुए लोग रहते हैं। आइए, जल, जल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जल नहीं तो जीवन नहीं। तो लोग उन क्षेत्रों में रहने का प्राथमिकता देते हैं जहाँ क्या हो, अलवणीय यानी मीठा जल आसानी से उपलब्ध हो। विश्व की नदी घाटियों में घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाला होता है। कहने का सीधा यही बात है कि जहाँ पानी का सुविधा अगर अच्छा है और मीठा पानी है तो वहाँ लोग रहेंगे। और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको नदी के किनारे मिलेगा। आइए खनिज भी देख लेते हैं। कहते हैं खनिज निष्प्रबल क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं, जहाँ खनिज मिलता है वहाँ भी लोग क्या है, अधिक बसे हैं। इसका कारण क्या है, वहाँ क्या मिलता है, रोजगार मिल जाता है। दक्षिण अफ्रीका के हीरे खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज में इन क्षेत्रों में क्या है, लोगों के रहने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि भाई पैसा, रोजगार जरूरी है। आगे आइए, इधर कुछ छूट है ना, क्रियाकलाप। कहता है कि सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक कारण क्या हो सकता है, वो तो देख लिए भौगोलिक। अब हम लोग देख रहे हैं सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है, जहाँ औद्योगिक ज़्यादा विकास किया है, ठीक है। कहता है औद्योगिक क्षेत्र रोजगार का अवसर प्रदान करता है, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में होकर आकर्षित होते हैं। ये जापान, ओसाका, भारत में क्या है, मुंबई, ये सब क्या है, घने बसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ रोजगार इजीली मिल जाता है लोगों को। आगे आते हैं, फिर बोलते हैं संस्कृति कारण। संस्कृति कारण क्या हो गया, धर्म से जो लोग जुड़े होते हैं वो अधिकतर क्या है, धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। धर्म और संस्कृति महत्व वाले लोगों को आकर्षित करता है। जैसे वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, ये सब क्या है, ये धर्म का आकर्षित करना लोगों के लिए प्रेरित खास कर ज़्यादा करता है। सब जेरूसलम क्या है, ईसाई धर्म के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। आगे सामाजिक कारण, अच्छे निवास। देखिए सामाजिक कारक क्या हो सकता है, जो अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्षेत्र क्या है, अधिक घने बसे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पुणे, अगर सबसे अच्छा आवास मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ जल्दी रहना प्रेफर करेंगे। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या है, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है देख लीजिए। अगर जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों को संख्या में क्या होता है, परिवर्तन। मतलब आज मान ली कि एक आदमी है और कल आकर 2 आदमी हो गए, तो क्या एक आदमी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ज़्यादा हो गया। मान लीजिए कि आज आपको 10 आदमी है और 10 साल बाद आपको 100 आदमी हो गया, तो क्या जनसंख्या परिवर्तन हो गई। तो इसी तरह से विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, बदलते रहता है, यहाँ कई गुना बढ़ गई है। चित्र 6.3 में दिखाया गया, आपको जस्ट अभी दिखाते हैं। ऐसा वास्तव में जन्म मृत्यु संख्या में क्या है, परिवर्तन के कारण होता है। मानव इतिहास एक लंबी अवधि है, सन
1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन उनका क्या होता, मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाता था। मतलब कहने मतलब 1800 ईस्वी तक क्या हुआ, जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़। उसका कारण क्या है कि जन्म बच्चे ले रहे थे, लेकिन उनका मृत्यु भी हो जा रहा था। ऐसा इसलिए कि वहाँ क्या उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं था, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध भी नहीं था। किसान सभी लोग भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन सक्षम नहीं थे, नहीं कर पा रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। कब, 1800 तक। समझ गए? आइए, कहते हैं सन 1804 में विश्व जनसंख्या 1 अरब हो गई। कब, 1804 में कितनी जनसंख्या थी, 1 अरब हो गई पूरे विश्व का। 150 वर्षों बाद 1859 में विश्व जनसंख्या 3 अरब हो गया। 1 अरब से कितना हो गया, 3 अरब हो गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 40 वर्ष की अवधि में जनसंख्या कितना होगी, दुगनी हो गई, यानी 6 अरब हो गई। समझ गए? इस विधि मुख्य कारण क्या है, खाद्य आपूर्ति, औषधियों कारण मृत्यु दर में क्या हो गया, कमी हो गया। पहले क्या थे, बच्चे जन्म ले रहे थे, मर रहे थे। अब क्या हो, बच्चे जन्म ले रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे, क्योंकि उससे क्या हो, स्वास्थ्य और औषधियों का विकास हो गया। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। भाई जन्म तो ले रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे हैं, तो क्या हो, जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे ये देखते हैं। कहते हैं जन्मों का साधारणतः जन्म दर के मौका आता है, जन्म दर कहलाता है। देखिए जब जन्म होता है उसे क्या होते हैं, जन्म दर, अर्थात प्रति ये कितना 1000 व्यक्तियों पर जन्मों को मापा जाता है कि 1000 व्यक्ति में कितना आदमी जन्म ले रहा है। ठीक है, मृत्यु दर सेम उसी तरह से, मरने वालों की संख्या कितना 1000 व्यक्तियों पर गिना जाता है, मापा जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष में लोगों को आने जाने का प्रवास कहते हैं। मतलब किसी क्षेत्र विशेष में लोग आते हैं या जाते हैं। कुछ लोग मान ली घर में आ गए और कुछ लोग घर से चले गए, तो क्या बोलते हैं, उसको प्रवास कहते हैं। इसको डिटेल्स में जस्ट बताने वाले हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्रकृति कारण है। कहते जन्म और मृत्यु जो है ना, जन्म और मृत्यु ये प्रकृति कारण है। ठीक है, नेचुरल। देश के एक देश के जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं। ये एकदम क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी, कभी कभी पूछ देता है कि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है। तो किसी एक देश में जन्म लेने का दर और मृत्यु के दर के बीच के जो अंतर होता है ना, वो क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर है विश्व में। इसको नीचे ही पढ़ते हैं, इससे पहले यहाँ एक पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये 500 ईसा पूर्व में ये था जनसंख्या, 0 में कितना हो गया, इतना। धीरे धीरे करते करते देखिए 1800 में कितना हो गया, 900 मिलियन हो गया। फिर 1900 में कितना हो गया, 1625 मिलियन हो गया। फिर 1950 में कितना हो गया, 2,500 मिलियन हो गया। इस तरह करते करते क्या हो गया, देख लीजिए 1999 में कितना हो गया, 6,000 मिलियन हो गया, नहीं 6 अरब हो गया। और 2025 में कितना बता रहा है आपको, 8525 मिलियन हो जाएगा। समझ गए? तो क्या है, जनसंख्या बढ़ते हुए बताया गया, कैसे जनसंख्या विस्फोट हुआ था। कहते हैं विश्व में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता को बढ़ाना। कहता है विश्व में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर को तीव्र से बढ़ना। अगर प्राकृतिक दर जितना ज्यादा बढ़ेगा, क्या हो, जनसंख्या उतना बढ़ेगा। प्राकृतिक दर क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर है। आइए यहां कुछ दिया गया है, इसको देख लेते हैं, पिक्चर को देखिए। कहता है कि मृत्यु दर जन्म दर अगर अधिक हो तो जनसंख्या वृद्धि ऐसे होगा। अगर बच्चे जन्म ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, मृत्यु दर जन्म दर का अधिक होना। अगर जन्म मान लीजिए 5 बच्चा लिया और मर गया कितना, 3 बच्चा, तो बचेगा कितना, मान लीजिए मर गया 2 बच्चा, तो बचेगा कितना, 3। ये होगा। अगर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान होते क्या होगा, इक्वल होगा। 3 बच्चा जन्म लिया, 3 बच गया। अगर जन्म लिया कितना, 2 और मर कितना गया, 5, तो जनसंख्या क्या होगा, कमी होगा। ये जनसंख्या क्या होगा, स्थिर होगा। इसमें क्या, जनसंख्या वृद्धि होगा। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
उत्प्रासी और अप्रवासी। कहते हैं प्रवास एक अन्य कारण है जिसे जनसंख्या में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, जा सकते हैं। मतलब ये है इंडिया और ये वो कौन है, यूएसए। अभी जस्ट समझाने वाले, अच्छा समझिएगा जरा। कहते उत्प्रवासी क्या है, वे लोग जो देश को छोड़ते हैं, उत्प्रासी कराते हैं। देखिए मालिक यहाँ सुंदर पिचाई है, ठीक है, वो कहाँ चला गया, यूएसए चला गया, ये आपका इंडिया है, यहाँ चला गया तो क्या हो गई, ये हो गया देश, जो देश को छोड़ रहे हैं, सुंदर पिचाई देश को छोड़ दिया तो क्या हो गया, उत्प्रवासी हो गया, ठीक है। और जो देश में आ जाते हैं, ये मान इधर बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश में इंडिया में क्या है, बहुत से लोग घुस रहे हैं तो क्या हो गया, अप्रवासी हो गया, ठीक है। जो देश में आ जाते हैं वो क्या हो गया, अप्रवासी हो गया। संयुक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के देश जैसे, इसको एक बार इरेज करते हैं, राइट। कहता है कि संयुक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास और अप्रवास द्वारा संख्या का बढ़ रहा है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की ओर क्या कर रहे हैं, लोग ज़्यादा पलायन करके जा रहे हैं। कारण क्या है, वहाँ ज़्यादा डेमोक्रेसी होना, फिर ज़्यादा वहाँ पर रोजगार होना, तो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। सूडान एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोग का कर बाहर आने जाने अथवा अपराध कारण जनसंख्या में क्या हुआ, कमी का अनुभव किया गया है। सूडान के लोग क्या ज़्यादा छोड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की समान प्रवृत्तियां हैं कि लोगों के अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में क्या कर रहे हैं, चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में क्या करते हैं, जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या क्या हो सकते हैं, इसमें क्या है, जो चित्र है 5.5, अब देखिएगा उसमें कहता है जनसंख्या वृद्धि दर के बीच में अलग अलग है। यदि विश्व में कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, अभी कभी सभी देशों में वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती। कहता है किसी देश में क्या है, जनसंख्या वृद्धि से हो रहा है, किसी देश में ऐसा नहीं भी हो रहा। कुछ देशों में जैसे केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, केनिया में क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के कारण मृत्यु दर कम हो गई, और परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है। इसको कहने का मतलब सीधे एक ही बात है कि कोई देश में क्या हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, ये मान ली 4 बच्चे हैं, ठीक है, ये मान ली 5 है। इससे क्या हो रहा है कि जैसे 5 बच्चा जन्म ले रहा है, इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से मान ली कि 3 बच्चा मर गया, तो कितना हुआ वृद्धि, 2 हुआ, ठीक है। अब क्या हो गया, आगे से 5 बच्चा जन्म ले रहा है और 5 बच्चा क्या हो रहा है, बच जा रहे हैं। कारण क्या, कि अब क्या हो गया, अब सुविधा मिल रहा है, किसका, अब चिकित्सा सुविधा मिल रहा है, जीवन स्तर ऊंचा उठ गया। लेकिन पहले से हैबिट है लोगों का क्या, 5 बजे जन्म देने का, तो जल्दी कंट्रोल होगा नहीं, उसे कंट्रोल का टाइम लगेगा। तब तक क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। उस देश, अपना देश में भी पहले इसी तरह स्थिति है कि गांव में 3-4 बच्चे जन्म देते हैं, 5, 4, 5 इस तरह से, 3 कम से कम। तो क्या उनको आदत है कि यार इतना कम बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, और करो। लेकिन अब क्या हो गया, अब बच्चे जीवित रह रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह केन्या में जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर है, अन्य देशों में जैसे यूके में जन्म निम्न दर है और मृत्यु दर भी क्या है, निम्न है। तो इससे क्या होगा, ये दर जो है ना, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, मंद पड़ा हुआ है, मतलब अस्थिर है कि भाई चलो 4 बच्चे जन्म लिया देश में, 4 बच्चा जी रहा है, तो वो क्या एक लेवल बना हुआ है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। आगे ये आपको एक फोटो दिया गया चैप्टर, ये चित्र कौन सा, 5.5 का। देखिए जनसंख्या वृद्धि का अलग अलग दर दिया गया है। जहाँ ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं, जहाँ ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं वो ग्रीन है, ये ब्लू है, ठीक है। जहाँ बच्चे ज़्यादा मिल रहे हैं, कहाँ 3 से अगर अधिक है वो क्या है, ब्लू कलर का हो गया। फिर देखिए उच्च है ये 2 से 2.9, आदर्श से कितना 1.1 से 1.9, और निम्न कितना है 0.9% से लेकर के उससे कम, और ह्रास कितना हो गया
जो जीरो है उससे भी कम, माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जनसंख्या से ज़्यादा कहाँ बढ़ रहा है, इसमें पिक्चर में देखिए आपको। अफ्रीका महादेश में क्या है, जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। अभी देख लीजिए, आपको अधिकतर जो ब्लू कलर यहाँ मिल सकता है, उसके बाद अगर उच्च भी है तो भी ज़्यादा यहीं पे है। इधर आपको देखिए इंडिया में नॉर्मल है, इधर आपको बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर देखिए थोड़ा सा ये आपको नेपाल, ये म्यांमार तरफ मिल जाएगा आपको। तो ये सब क्या हो गया, बांग्लादेश की स्थिति सही है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से इधर भी देख लीजिए, तो उच्च है, यहाँ देख लीजिए ये उच्च है, ये उच्च है। तो इस तरह क्या है देश, इधर आपको जितना यूरोप वाला है ना, ये क्या जनसंख्या नियंत्रण है, इसमें ना मतलब जनसंख्या विस्फोट होने का कोई चांस ही नहीं, यहाँ पर निगेटिव जहाँ तक चल जाता है। आप रूस को देख लीजिए, चाइना भी ठीक ठाक है, रूस तो आपको लगता है बिल्कुल वाइट कलर जा रहा है। चाइना में भी इंडिया से लगभग बराबर ही है, सेम कलर का है। ऑस्ट्रेलिया भी लगता है इंडिया से लगभग इक्वल में है, ये भी ऐसा ही कलर का है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर को आराम से। आगे आइए, जनसंख्या संगठन देखते हैं। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के कुछ अंतर नहीं पड़ता। साफ साफ शब्दों में कहना यह चाह रहा है कि देश का विकास जनसंख्या पर डिपेंड नहीं करता है। कहता है कि जनसंख्या जो है ना, वो विकास का कुछ भी अंतर नहीं होता है। जनसंख्या कुछ भी हो, विकास करने वाला देश विकास ही कर जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया बांग्लादेश और जापान, दोनों क्या है, अति सघन देश है, लेकिन जनसंख्या में देखिए जापान कहाँ पहुँच गया और बांग्लादेश कहाँ है, जो कि जनसंख्या क्या है लगभग सेम है। आ गई, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी वायु, लिंग और साक्षरता दर जो होता है, स्वास्थ्य दशाओं और व्यवसाय और आय का स्तर को एक दूसरे से भिन्न होती है। लोगों की इन विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। सीधे इस बात में यही कहा है कि लोगों का विकास तभी संभव है जब उसका क्या है, स्वास्थ्य देखना, उसकी शैक्षिक स्तर कितना है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या जल्दी विकास करता है। अब बांग्लादेश देख लीजिए और जापान को देख लीजिए, आप कितना आसमान और धरती फर्क इससे लगता है। एक अपना इधर नाला पाकिस्तान है, उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। मैंने अपने पोते पोतियों का कहानी सुनाती हूँ, थोड़ा ऐसा ही दिया हुआ है। मैं सेतु बनाता हूँ, जो भी है, लोगों के घर में कुछ काम करते हैं, कुछ संगीत गाते हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई किसान हैं। आइए आगे देखते हैं। कहता है जनसंख्या संगठन हमारी जानने की सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं। जनसंख्या से डिपेंड विकास नहीं करता है। जनसंख्या ये बताता है कि जनसंख्या में कितने लोग स्त्री हैं और कितने लोग पुरुष हैं, वो किस आयु वर्ग के हैं, उनकी एज क्या है, कितने शिक्षित हैं, वो पढ़े लिखे कितने हैं, किस प्रकार उन लोग व्यवसाय करते हैं, उनकी आय किस स्तर का है, स्वास्थ्य कैसा है। देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन देश की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। सीधे कहने का मतलब यही है कि बस जनसंख्या क्या है, उसके बारे में, उनकी गुणवत्ता के बारे में, उनकी वायु के बारे में, उनकी शैक्षिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलता है, उससे विकास का पता नहीं चलता है। आइए आगे देखते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है। जैसे मान लीजिए आपको एज है 5 से 9 वर्ष, ये 10 से 14 वर्ष, ये सब क्या है वायु विभाजित। मान लीजिए 0 से 5 साल हो गया, 5 से 11 हो गया, 11 से 19 हो गया, 19 से लेकर 65 हो गया, 65 से ऊपर क्या बुजुर्ग हो गए। जिससे क्या है एक पिरामिड बनाया जाता है इस तरह से। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में, प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों में क्या किया विभाजित किया गया है। जनसंख्या पिरामिड का आकार विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों को कहानी बताता है, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी देता है। बच्चों की संख्या जो 15 साल से नीचे है,
दिखाई गई है। थोड़ा सा zoom कर दीजिए। बच्चों की संख्या क्या हो गया, जो 15 साल से नीचे है, दर्शाता है। और ऊपर का आकार जो, कहाँ चला गया यार, नीचे वाला भाग दिखाता है, ठीक है, ये आता है। और जन्म स्तर दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों के लिए, जो ऊपर है वो वृद्ध लोगों के लिए, और जो 15 से नीचे है उसको क्या, बच्चों के लिए। जो 65 वर्ष से अधिक है क्या, वो वृद्ध कहलाते हैं, ठीक है। यह मृतकों की संख्या दिखाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश के, आइए ऊपर थोड़ा सा इस बारे में अध्ययन पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको नीचे आते हैं फिर से। ये आपको पिरामिड दिया गया है, आप इसको देखिए, जनसंख्या पिरामिड। ये आपको क्या है, इधर स्त्री है और इधर क्या है, पुरुष है, ठीक। ये आपको देखिए, ये आपको 15 साल तक है ना, ये क्या है, बच्चे, इधर क्या है, नीचे बच्चे हैं, और ये ऊपर है ना, ये क्या है, ये वृद्ध लोग हैं, जिनका एज क्या हो गया, 65 से ऊपर हो गया है। जिनको मतलब क्या, दोनों आश्रित वाले लोग हैं, ये भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं और ये भी काम ऊपर वाला नहीं कर सकते हैं। काम कौन करेंगे, इस बीच जो एरिया में लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, काम करते हैं, श्रम वाला काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, देश को विकास करते हैं। आगे आइए, अब आगे बात करते हैं। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को बताता है। आश्रित, जुआ आश्रित लोग जो होते हैं 15 साल से अगर जो कम आयु के हैं वो क्या है, आश्रित हैं। और वृद्ध आश्रित क्या होंगे, जो 65 साल से ऊपर होंगे, जस्ट आपको ऊपर में भी बताया। आश्रित वायु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। और कार्यरत वायु वर्ग क्या होता है, जो काम करने वाले, वो 15 से 65 साल के लोग क्या करते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं। और इन लोग क्या करते हैं, ये आर्थिक रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, मतलब अपना काम करके पैसे कमाने में मेहनत यही लोग करते हैं। अब आगे पिरामिड को पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं एक देश की जनसंख्या पिरामिड में, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, जिसकी क्या हो, जन्म भी अधिक है और मृत्यु भी अधिक है। आधार चौड़ा होगा, आधार कैसा होना चाहिए, चौड़ा होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर संकरा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत बच्चे जन्म तो लेते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, उनका शैशवावस्था में ही मृत्यु हो जाता है और कुछ नहीं बड़े हो पाते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम बच पाते हैं, कि भाई पहले ही मर जाएंगे तो बच्चे वृद्ध होंगे कौन। इस स्थिति में केन्या का पिरामिड दर्शाया गया, केन्या का ऐसा हाल दिखाया गया। देखिए, ये आपका अधिक मृत्यु और अधिक क्या हो गया, जन्म अधिक मृत्यु, ये है केन्या का पिरामिड। ये देखिए, लोग तो जन्म तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, मृत्यु भी अधिक हो रहा है। तो ऊपर धीरे धीरे क्या हो गया, जनसंख्या बिल्कुल कम गया और ये क्या हुआ, संकीर्ण बन गया। ये चीज दिखाना चाहता है। ऐसा किस में, अगर ऐसा उदाहरण पूछे तो केन्या में बनेगा आपका। अगला देखते हैं। कहता है कि जिन देशों में मृत्यु दर विशेषकर छोटे बच्चों में कम हो, युवा वायु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होता है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था का जीवित रहते हैं। भारत का पिरामिड दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार जनसंख्या में क्या हो, युवा सपेक्षित अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती श्रम शक्ति। इसमें क्या कहता है, देख लीजिए, ये भारत का पिरामिड है। इसमें होता क्या है कि जन्म भी ले रहे हैं ठीक ठाक और बच भी रहे हैं ठीक ठाक। तो क्या ये आपको, इसमें युवा लोग जो है ना बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में क्या है, युवा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही रील्स लगे हुए हैं, यूट्यूब में लगे हुए हैं, कुछ काम करते नहीं हैं। इससे क्या है, देश का विकास थोड़ा सा इसमें स्किल करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट करके लोगों को आगे निकालना बहुत जरूरी है। सरकार इस पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कुछ देश में क्या होता है, कहता कि कम जन्म दर वाले, जापान जैसे देश आधार पर पिरामिड क्या संकरा है, जहां जन्म भी बहुत कम ले रहा है। घटी मृत्यु दर कारण भी अधिक लोग वृद्धि में आयु तक पहुंच जाते हैं और जन्म भी कम ले रहा है और थोड़ा ऑटोमेटिक कुछ मृत्यु भी होगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पहले जनसंख्या था वही जनसंख्या अभी क्या है, उससे भी जनसंख्या कम हो रहा है। ये देखिए जापान का यही हाल है। जापान में क्या हो रहा है, पहले जनसंख्या अच्छा था, लेकिन अब क्या और कम हो गया जन्म दर, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, ऊपर तो
मतलब क्या बोलते हैं, बीच में तो चौड़ी है लेकिन नीचे भी संकरी है और ऊपर भी संकरी है, ऐसा हाल हो गया है। कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। इन्हें योग और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए अवसर प्रदान करना आवश्यक ही जरूरी है, अवसर शिक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश क्या हो जाएंगे, देश के बच्चे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाकर के कुछ प्रदर्शन कर सके। तो ये था आपका आज का चैप्टर, क्लास 8 का लास्ट चैप्टर था जो अब कंप्लीट हो चुका है। और थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। एनसीईआरटी क्लास बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। क्लास 6 का हो गया, क्लास 7 का हो गया, आज क्लास 8 का भी कंप्लीट हो गया। अब क्लास नेक्स्ट वीडियो 9 का हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।